पिछले लेक्चर में आप लोगों ने दो चीजें सीखा था। एक सीखा था समानुपात का मूलभूत प्रमेय, इसको हमने सिद्ध भी किया था, और एक समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, इसको सिद्ध नहीं करना था। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हमने पिछले लेक्चर में सिद्ध किया था। लेकिन अब क्वेश्चन में इन दोनों को यूज करना है, तो कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर लिखना है समानुपात का मूलभूत प्रमेय और कहाँ पर लिखना है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। मतलब दोनों में अंतर करना है कि कैसे क्वेश्चन में समझेंगे कि यहाँ समानुपात का मूलभूत प्रमेय लग रहा है कि यहाँ समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम लग रहा है। तो ध्यान से समझिए, बहुत छोटा सा अंतर है, वही अंतर आपको इसमें करना है। पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय कब लागू होगा। जैसे अगर मान लीजिए एक आपको त्रिभुज देता है, त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, एबी, बीसी और एसी। उसमें किसी भी एक भुजा के समांतर अगर रेखा दिया है, देखिए समांतर दिया है। देखिए त्रिभुज एबीसी में डी जो है वह बीसी के समांतर है। ये रेखा डी, ये जो रेखा डी है ये भुजा बीसी के समांतर। यहाँ बेस्ट है कि आप लिखो रेखा डी समांतर भुजा बीसी। तो रेखा डी भुजा बीसी के समांतर है। अब ये समांतर है, प्रश्न में दिया रहेगा, ध्यान से समझना, ये प्रश्न में दिया रहेगा कि रेखा डी जो है वह बीसी के समांतर है। तब आप लिखोगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय, और समानुपात के मूलभूत प्रमेय से होता है एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। इधर देखिए एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। तो इसका मतलब अगर समांतर दिया है तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय, और अगर समांतर पूछा है हमसे पूछेगा क्या डी बीसी के समांतर है। अगर क्वेश्चन हमसे कर लिया कि क्या डी बीसी के समांतर है, आप बताओ, तब समझ जाओ कि वहां पे लगाना है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। तो एक शॉर्ट में समझ जाओ, अगर प्रश्न में ये रेखा डी बीसी के समांतर दिया रहेगा कि डी बीसी के समांतर है, ऐसा प्रश्न में दिया रहेगा, तब आपको लिखना है समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। और अगर हमसे पूछता है आप बताओ क्या डी बीसी के समांतर है, जब हमसे पूछेगा कि क्या डी बीसी के समांतर है, तब हमें लगाना है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। तो कैसे लगाएंगे? तब हम क्या करेंगे, एडी और डीबी का अनुपात निकालेंगे, एई और ईसी का अनुपात निकालेंगे। अगर एडी बटे डीबी का मान एई बटे ईसी के मान के बराबर आ जाता है तो हम लिखेंगे कि डी बीसी के समांतर है। कारण यही देंगे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। अगर एडी बटे डीबी का मान एई बटे ईसी के मान के बराबर नहीं आता है, अलग अलग आता है, समान नहीं आता, तो हम लिखेंगे कि डी जो है वह बीसी के समांतर नहीं है। तब भी कारण यही रहेगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। इसी का जस्ट देखिए, तुरंत आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये देखिए प्रश्न 2 है जो कि ये समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम पर आधारित है। त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज PQR, अब PQR ऐसे बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में। PM का मान 15 दिया है, ये PM 15 दिया हुआ है, और PQ 25 दिया है, ये पूरा मान जो है वो 25 दिया हुआ है, ये पूरा दिया है 25। PR 20 दिया हुआ है, ये पूरा मान जो है इधर 20 दिया हुआ है, ये पूरा 20 है, और NR 8 दिया हुआ, देखिए NR का मान 8 दिया है। और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या रेख NM या भुजा RQ के समांतर है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या NM RQ के समांतर है। अब जब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या NM RQ के समांतर है, तो जब समांतर पूछा रहता है तो हम लिखते हैं समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें यहाँ पे PN का मान निकालना पड़ेगा। PN का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए पूरा 20 है, ये पूरा PR का मान कितना है 20, उसमें से NR का मान 8 है, तो 20 में से 8 माइनस कर दोगे तो 12 पता चल जाएगा। ऐसे देखिए पूरा 25 है, पूरा PQ 25 है, उसमें PM का मान 15 है, तो पूरे 25 में से PM 15 माइनस कर दोगे तो हमें MQ का मान 10 पता चल जाएगा। देखिए वही यहाँ पे निकाला गया है। PN बराबर PR माइनस NR है। देखिए
पी एन बराबर पी आर माइनस एन आर, पूरे पी आर में से एन आर को माइनस करेंगे तो पी एन मिलेगा, क्योंकि पी एन आर एक रेखीय, देखिए पी एन आर एक रेखीय। अब मान रख देंगे पी आर का मान कितना है 20 माइनस एन आर का मान कितना है 8, 20 में से 8 गया तो पी एन का मान 12 आ गया। सेम टाइप से ये देखिए ऐसे एम क्यू निकालेंगे, पी एम क्यू बराबर क्या होगा पी क्यू माइनस पी एम, एम क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी एम, क्यों? क्योंकि पी एम क्यू एक रेखी है, देखिए पी एम क्यू एक रेखी है। अब यहाँ पे मान रख देंगे पी क्यू का मान कितना है, यहाँ से देखिए पी क्यू का मान 25 है, पी एम का 15 है, तो 25 पी क्यू का 25 रख दिया, पी एम का 15 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब हमें पी एन और एम क्यू का मान आ गया है, देखिए ये कितना आ गया हमें, ये 12 आ गया और ये कितना आ गया हमें 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे? पहले हम पी एन बटे एन आर का मान निकालेंगे, फिर पी एम बटे एम क्यू का मान निकालेंगे। अगर दोनों अनुपात समान आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि एन एम आर क्यू के समांतर। चलिए निकालते हैं, देखिए पहले पी एन बटे एन आर का मान निकालेंगे। अब पी एन का मान कितना है, देखिए 12 बटे एन आर का मान कितना है 8, यहाँ देखिए 8। इसको काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ से देखिए 4 से कट जाएगा, 4 3 12, ऊपर 3 आएगा, 4 दूना 8, 2 आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8। अब हम निकालेंगे पीएम बटा एम क्यू का मान, ये देखिए पीएम बटा एम क्यू, इसको समीकरण 1 कर दिया। पीएम बटा एम क्यू का मान निकालेंगे, पीएम का मान कितना है 15 और एम क्यू का 10, पीएम का 15 एम क्यू का 10। इसको भी देखिए 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, ये भी 3/2 आ गया। इसको समीकरण 2 कर दिया। अब समीकरण 1 और 2 को देखो कि पीएन बटे एनआर का मान भी 3/2 है, पीएम बटे एमक्यू का मान भी 3/2 है। तो समीकरण 1 2 से पता चल गया कि पीएन बटे एनआर का मान पीएम बटे एमक्यू के मान के बराबर है। और अभी यहाँ पे आपने सीखा था कि अगर एडी बटे डीबी जो है एई बटे ईसी के बराबर रहता है तो डी बीसी के समांतर हो जाता है। ऐसे अगर पीएन बटे एनआर का मान पीएम बटे एमक्यू के बराबर हो गया, इसका मतलब हुआ एनएम जो है आरक्यू के समांतर हो गया। इसलिए रेख एनएम या भुजा आरक्यू के समांतर। आप चाहे तो ऐसे रेख एनएम समांतर भुजा आरक्यू ऐसा लिख सकते हो। और कारण देना जरूरी है कि समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ओके, इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? आकृति में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, इसके आधार पर सिद्ध करो कि एपी बटे पीबी बराबर एक्यू बटे क्यूसी। अब देखिए सिद्ध करना है एपी बटे पीबी बराबर एक्यू बटे क्यूसी। तो इसमें अगर आप देखें तो मान क्या दिया हो, तो पहले सिद्ध करना है तो हम दत्त लिख लेते हैं। दत्त में क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एपी क्यू का मान 60 दिया है, कोण एबीसी का मान 60 दिया है। त्रिभुज एबीसी में कोण एपी क्यू भी 60 अंश दिया, कोण एबीसी भी 60 अंश दिया। अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे 9th का एक नियम लग रहा है कि अगर ये देखिए कोण P कोण B के बराबर है, ये दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। ये देखिए PQ और BC दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। ये कोण दोनों समान है और आप जानते हो ये एक ही दिशा में बने हुए कोण हैं। आपने 9th में पढ़ा था ऐसे, अगर दो रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा हो और ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, दोनों संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। और अगर संगत कोण आपस में समान होते हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। यहाँ देखिए ये 60-60 संगत कोण समान हो गए तो संगत कोण कसौटी से PQ BC के समांतर हो जाएगा। यहाँ देखिए वही समझाया गया है, पहले दत्त लिख लिया, साथ में AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। उपपत्ति में आएंगे कि कोण APQ कोण ABC दोनों 60 अंश है, कोण APQ और कोण ABC दोनों 60 अंश के बराबर। इसका मतलब कोण APQ सर्वांगसम हो गया कोण ABC के, तो फिर PQ समांतर हो जाएगा BC के। कौन सी कसौटी से? संगत कोण कसौटी से। क्यों? अगर संगत कोण समान होते हैं तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। यहाँ समझाया आपको, संगत कोण समान हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। यहाँ संगत कोण समान है तो PQ BC के समांतर हो जाएगा। कौन सी कसौटी? संगत कोण कसौटी से। अब देखिए PQ BC के समांतर पता चल गया। जब PQ BC के समांतर हो गया तो यहाँ देखिए कि अगर मान लीजिए PQ और BC दोनों आपस में क्या हो गए? समान हो गए, तो इसका मतलब हुआ कि
अब समांतर हमें पता चल गया। अब समांतर यहाँ पे क्या हुआ, समांतर हमें यहाँ पे पता चल गया। देखिए कि PQ जो है वो BC के समांतर है। ये देखिए PQ BC के समांतर है, ये सिद्ध हो गया। तब हम यहाँ पे जब PQ BC के समांतर है तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए अगर हमें यहाँ समांतर पता चल जाता है कि D BC के समांतर है, देखिए D BC के समांतर, तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से हम जानते हैं AD बटा DB बराबर हो जाता है AE बटा EC। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जब ये समझ में आ गया कि PQ BC के समांतर है तो अपने आप सिद्ध हो गया AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में रेख PQ समांतर है भुजा BC के, PQ BC के समांतर है। इसको यहाँ पे हम कर देंगे समीकरण 1 और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब जब ये समांतर है तो इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया, तब सिद्ध हो गया AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ये देखिए AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, किससे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। अब यहाँ देखिए यहाँ समांतर दिया गया था, समांतर पता चल गया। जब समांतर ये पता चल गया, समांतर हमें सिद्ध नहीं किया, सिद्ध करना था अलग बात है, लेकिन हमें समांतर है यहाँ पे, तो हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाएंगे और उसमें हो जाएगा AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। इसको लिखेंगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। ये हो गया समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, यही सिद्ध करना था। इसी में आपका एक 10वां क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, ये आपका अब 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। कुल 11 प्रश्न है, ध्यान देना, वो मैं बताना भूल गया आपको कि कुल 11 प्रश्न है। 11 में से 8 प्रश्न कट हैं, केवल दूसरा, चौथा और 10वां, यही 3 प्रश्न ही आपको पढ़ना है। तो जैसे मैंने दूसरा और चौथा बता दिया, अब मैं आपको 10वां बता रहा हूँ। ये आकृति बनी हुई है, संलग्न आकृति में त्रिभुज के अंतभाग में स्थित एक बिंदु X है। बिंदु X को त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से जोड़ा गया। इस प्रकार रेख PQ समांतर है D। देखिए PQ जो है D के समांतर है और PR समांतर है DF। ये PR जो है DF के समांतर, 2 चीज दिया गया, एक दिया है PQ D के समांतर है, दूसरा PR DF के समांतर है, और हमें QR EF के समांतर सिद्ध करना है। देखिए PR DF, तो रेख फिर से देख लीजिए, PQ समांतर D दिया है, PQ समांतर D दिया है, और QR समांतर EF दिया, A दिया है, QR समांतर EF दिया है। ये 2 चीज दिया हुआ, PQ समांतर D दिया हुआ है और QR समांतर EF दिया हुआ, और हमें सिद्ध करना है कि PR समांतर DF के होगा। मतलब 2 उसने दिया है कि PQ D के समांतर ये दिया गया है, QR जो है वह EF के समांतर दिया गया है, और हमें सिद्ध करना है कि अगर PQ D के समांतर है, QR D EF के समांतर है, तो PR भी DF के समांतर होगा। बहुत आसानी से देखिए, बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है कि 3 त्रिभुज बारी बारी से लेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज XDE में। देखिए एक त्रिभुज इधर बन रहा है XDE, एक त्रिभुज बन रहा है XEF और एक बन रहा है XDF। तो तीनों त्रिभुज बारी बारी से लिए एक आंसर आया। चलिए त्रिभुज XDE में आते हैं। सबसे पहले ये है XDE, इसमें PQ समांतर D दिया गया है। देखिए PQ समांतर D कहाँ से पता है, दत्त से, तो यहाँ पे लिखेंगे दत्त से। ये बॉक्स बनना था आपको, तो बॉक्स में लिखेंगे दत्त से। तो अगर ये दिया गया है, समांतर दिया गया है, तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगता है। वहां पे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या हम बोल सकते हैं, देखिए XP बटे PD बराबर XQ बटे QE। चेक कर लीजिए, XP बटे PD बराबर XQ बटे QE। तो यहाँ पे हो जाएगा XP बटे PD, तो इसमें आएगा PD बराबर, अब इधर QE दिया है, XQ बटे QE, XQ बटे QE। कौन सा कारण, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज XCF में QR समांतर EF दिया हुआ है। ये देखिए त्रिभुज XCF में QR समांतर EF ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे दत्त से। तो अब इसमें भी लगाएंगे। देखिए त्रिभुज XCF में जब QR EF के समांतर, तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा, XQ बटे QE बराबर XR बटे RF। यहाँ पे लिखेंगे
एक्स क्यू बटे क्यू ई बराबर एक्स आर बटे आर एफ। और कारण क्या होगा? समानुपात, ये जो ऊपर कारण है वही समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से हो गया। अब समीकरण 2 इसको कर दिया। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। इसमें देखिए एक्स क्यू बटे क्यू ई इसमें भी है, एक्स क्यू बटे क्यू ई इसमें भी है। तो एक्स क्यू बटे क्यू ई के बराबर एक्स पी बटे पी डी भी है और एक्स क्यू बटे क्यू ई के बराबर एक्स आर बटे आर एफ भी है। इसी के बराबर ए और उसी के बराबर ए भी है। देखिए एक्स क्यू बटे क्यू ई के ही बराबर ए भी है और एक्स क्यू बटे क्यू ई के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी समान हो जाएंगे। इसका मतलब एक्स पी बटे पी डी, तो ये जो समान है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो समान नहीं है वो समान हो जाएगा। एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर, देखिए एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ। ओके, कथन 1 तथा 2 से। अब देखिए जरा ये डायग्राम में देखिए क्या ये जो आपने अभी आया ना, इसी को डायग्राम में देखिए। एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ। देखिए एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ। और आप जानते हो अगर एक्स पी बटे पी डी का मान एक्स आर बटे आर एफ के मान के बराबर आ गया, ये अनुपात समान आ गया, तो इसका मतलब ये पी आर जो है वह डी एफ के समांतर होगा। यहाँ देखिए रेख पी आर समांतर रेख डी एफ। कौन से प्रमेय से? अब यहाँ आएगा समांतर आपने सिद्ध किया है, इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। ये हो गया 10वां प्रश्न। इस तरीके से 10 प्रश्न है। आगे अगले में हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 हमारा खत्म हो गया, 1.2 हमारा खत्म हो गया।